सालों पुरानी बात है। जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुँच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तहखाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो
एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तय खाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तान्या और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तान्या से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तान्या और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तान्या राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी मामी कलावती के साथ रहती थी। कलावती एक बहुत ही बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि वो पूजा से अपने घर के साथ साथ लोगों के घरों पर भी नौकरानी की तरह काम करवाती थी। पूजा की कमाई से कलावती अपना सारा खर्चा पूरा किया करती थी। इस बीच पूजा लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल पढ़ने भी जाती थी। फिर एक दिन कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, शोभा अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम हमें करने को दिया है, तो आज से उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन मामी जी, अभी तो मेरी परीक्षा चालू है। पढ़ाई छोड़कर मैं कुआं खोदने का काम नहीं कर सकती हूँ। देख पूजा, मुझे उसने कुएं खोदने के लिए पूरे 20,000 रूपए दिए हैं, इसलिए ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मामी जी, अगर मैं कुआं खोदने वहाँ चली गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देख पूजा, वैसे भी तू पढ़ लिख कर अफसर बनने वाली तो है नहीं, इसलिए तू बेकार की बातें बंद कर दे और जाकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। अपनी मामी की ये बात सुनकर पूजा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन पूजा अपनी मामी की हरकत को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सब बातों को भूलकर कुआं खोदने के लिए चली जाती है। अचानक खुदाई करते समय पूजा को जमीन के अंदर एक औरत का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पूजा के भागते समय जो पानी वो बोतल में पीने के लिए लाई थी, वो उससे गिर जाता है और बोतल का सारा पानी उस औरत के कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और वो कंकाल एक औरत के रूप में बदल जाती है। तभी पूजा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है और वो एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और वो पूजा से कहती है, कई सालों पहले मैं यहाँ पास वाले एक जंगल में रहती थी। उन दिनों में बहुत ज्यादा शरारती थी और अपनी जादुई शक्तियों से सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझ पर गुस्सा करके एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे जिंदा ही जमीन में दफना दिया। और ऋषि मुनि ने मुझसे कहा था, जब कोई नेक लड़की आकर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिराएगी
तभी मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तभी वो जादूगरनी पूजा को अपने गले लगाती है। फिर जादूगरनी पूजा को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर कई सारी जादुई चीजें मौजूद थी। फिर जादूगरनी वहाँ टंगा हुआ एक जादुई गुलाबी लहंगा निकाल कर पूजा को देते हुए कहती है, पूजा, ये एक खास जादुई गुलाबी लहंगा है, तुम इसे ले लो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। जादुई गुलाबी लहंगे को देखकर पूजा बहुत ज्यादा खुश होती है। पूजा उस जादुई गुलाबी लहंगे के लिए जादूगरनी का धन्यवाद करती है और जादुई लहंगा लेकर पूजा वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहन लेती है कि तभी जादुई गुलाबी लहंगा उससे कहता है, चलो पूजा, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कंगन पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई कंगन नहीं पहना। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए सुंदर सा कंगन। और बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मेरी मामी हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना देती है, इसलिए मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में लेकर चलता हूँ। तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हवा में उड़ाते हुए उसे एक 5 स्टार होटल की तरफ लेकर जाता है कि तभी पूजा की कुछ सहेलियाँ उसे रास्ते में देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उसकी एक सहेली चेरी उससे कहती है, अरे अरे पूजा, तेरे पास इतनी सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गयी? तभी पूजा अपनी सहेलियों को सारी घटना के बारे में बता देती है। फिर पूजा कहती है, मैं शहर में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वो भी एक 5 स्टार होटल में। तुम सब भी मेरे साथ चलो ना। पूजा की ये बात सुनकर उसकी सहेलियाँ और जादुई गुलाबी लहंगा बहुत खुश हो जाता है और जादुई लहंगा पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत अच्छाई है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी जादुई गुलाबी लहंगा वहाँ पर एक जादुई कालीन को प्रकट करता है और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी देता है। फिर जादुई लहंगा उनसे बोलता है, अब ये जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगी। वहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी का अच्छा खाना खा लेना। वहाँ पर तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं होगी। तुम जो चाहे वो सब ले सकती हो। फिर सभी लड़कियाँ उस जादुई कालीन पर सवार होकर शहर में एक अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए पहुँचती हैं। फिर खाना खाने के बाद वहाँ बाजार में वो लोग बहुत सारी खरीदारी करती हैं और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ पूजा एक बहुत अच्छा टाइम गुजारती है और फिर वापस वो लोग अपने गांव आ जाती है। लेकिन तभी शोभा की नजर पूजा पर पड़ती है। तभी शोभा कहती है, अरे, इस पूजा के पास अचानक से इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? फिर सभी लड़कियाँ पूजा को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती हैं। उन सभी लड़कियों के पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। शोभा को उन पर शक होने लगता है। तभी शोभा उन लड़कियों में से एक लड़की को रोककर उससे सारी बातें पता कर लेती है और वो लड़की भी शोभा को सारी बातें बता देती है और वो पूजा के जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में भी शोभा को सारी बातें बता देती है। फिर शोभा अपने मन में सोचती है, अच्छा, तो पूजा को खेत में खुदाई करते समय ये जादुई लहंगा मिला है, इसीलिए वो इतना बदल गई। तो अब मुझे इस जादुई लहंगे को इससे लेकर ही रहना होगा। फिर शोभा चुपके से पूजा का पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी पूजा हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे, अचानक से यह पूजा कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अब मैं इसकी मामी के पास जाकर
उसे सारी बातें बता देती हूँ, ताकि उसकी मामी उसकी पिटाई करके वो जादुई लहंगा उससे ले ले। फिर शोभा कलावती के घर पर चली जाती है और फिर शोभा पूजा की मामी कलावती के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। पूजा जैसे ही घर पर वापस आए, उससे वो जादुई लहंगा लेकर मुझे वापस दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा की मामी कलावती शोभा से भी बहुत ज्यादा लालची थी। तभी कलावती अपने मन में सोचती है, शोभा ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं पूजा के घर आते ही उससे वो जादुई लहंगा ले लूंगी और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में पूजा भी घर वापस आ जाती है और कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, तेरे पास जो जादुई लहंगा है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब जल्दी से इस जादुई लहंगे को उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन मामी जी, ये जादुई लहंगा आप मुझसे क्यों लेना चाहती हैं? इसकी मदद से तो मैं आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। पूजा की बच्ची, मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अब जल्दी से इस लहंगे को उतार और मुझे दे दे। फिर पूजा उस जादुई लहंगे को उतार कर अपनी मामी को दे देती है। कलावती जैसे ही उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहनती है तो उस जादुई लहंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो कलावती को सबक सिखाने की सोचता है। फिर अगले ही पल कलावती का पूरा शरीर काला और उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। वो देखते ही देखते एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई हूँ? तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा कहता है, दूसरों को परेशान करने वाली औरत, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही बुढ़िया बनी रहेगी। तुम्हारे इस लालच की सजा यही है। अब सुनो पूजा, अब यहाँ पर सभी लोगों को इस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब हम दोनों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। फिर क्या, इसके बाद जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर चला जाता है और यहाँ कलावती हमेशा के लिए बदसूरत और अकेली रह जाती है। उस दिन के बाद से पूजा के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने जादुई गुलाबी लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब और जादुई सोने के आम की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गरीब और जादुई सोने के आम की कहानी। रतनपुर नाम के एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। अनिल अपने बगीचे में पेड़ों की काट छांट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी बोलता, अरे रे भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा अनिल उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है।
निराश अनिल अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये अनिल के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को अनिल का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में अनिल के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से अनिल के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब अनिल को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अनिल के घर आकर लाला बोला, ओ अनिल, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चों तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूं हंसता हुआ देखकर अनिल बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला, याद रखना एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। इस सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला तपतपा गया और गुस्से में बोला, अबे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देख कर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा। ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनिल अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर अनिल अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन अनिल ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब अनिल शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। अनिल ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। अनिल ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और अनिल ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अनिल ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। अनिल बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है। बता, तुझे क्या चाहिए? अनिल बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर
साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अनिल भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक अनिल ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। अनिल ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी।